नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और यहां पर एक मॉक टेस्ट है उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के स्टूडेंट के लिए। देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपको यहां पर हिंदी के मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चन यहां पे आपको उत्तराखंड के मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चन यहां पर आपको रीजनिंग, जीएस और थोड़ा साइंस के भी मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट टेस्ट है, यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट अटेंड कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको अपने नंबर भी लिखने हैं कि इस 100 पेपर में से जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पे, इन 100 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर यहां पे सही होते हैं। माइनस मार्किंग करने के बाद रखेगा 1/4 का है। तो देखिए दोस्तों, जैसा पेपर है उसी को मानकर यहां पर ये पेपर अटेंड कीजिएगा और कंप्लीट अटेंड कीजिएगा और सीरियसली अटेंड कीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने भी लेखपाल पटवारी का एग्जाम दिया है वो अपने नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा और साथ में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कीजिएगा, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने में काफी मदद मिले। दोस्तों 1 या 2 दिन बाद हम आपको उसकी एक कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप दोस्तों अपने जो नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं और कंप्लीट 100 क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। देखिए, पहला है तेल देखो तेल की धार देखो, मुहावरे का अर्थ कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। रुख पहचानना यहां पर सही है। देखिए, किसी कार्य का जो परिणाम है वो पहले समझ लेना, परिणाम देख लेना, ये होता है कि तेल देखो तेल की धार देखो। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है कि विराम चिन्ह, ये वाला विराम चिन्ह आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो विराम चिन्ह है ये कौन सा है? अपूर्ण है, अल्प है, अर्ध है या फिर हंस पद है? क्वेश्चन नंबर 2 और राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पे सी, यानी अर्ध विराम यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, जरा आपके लिए थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, एक बार इन विराम चिन्हों को जल्दी जल्दी एक नजर दीजिए, एक नजर से देखिए। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, ये चिन्ह अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो इनके चिन्ह याद रखिएगा और हो सके तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो बेसिक बातें हैं वो देख लीजिएगा। बाकी लाघव हो गया है, त्रुटिबोधक हो गया है, इसे ही हंसपद भी कहते हैं। और इन सभी को देखिएगा, लाघव चिन्ह का सिंबल क्या है, ये सभी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पूछा है कि 4 भाषा परिवार में से सबसे छोटा जो भाषा परिवार है भारत में वो कौन सा है? भारोपिया, द्रविड़, चीनी, तिब्बती और आस्ट्रिक। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी चीनी तिब्बती यहां पर सही है। अब सबसे बड़े की बात करते हैं तो भारोपिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है 1889। देखिए दोस्तों, साहित्यकार वाली कंप्लीट वीडियो है, 24 के 24 है, काफी अच्छे से आपको समझाया गया है, एक बार जरूर देखिएगा, फास्ट मोड में जरूर रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 यहां पर सही है। कौन कौन सी है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इनका काल भी दोस्तों आप यहां पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 पूछा गया है, मोहन ने कहा, थोड़ा यहां पे वो कंप्लीट कर लेता हूं मैं। मोहन ने कहा कि मैं अभी खेलूंगा, यहां कि मैं अभी खेलूंगा, इसमें किस प्रकार का उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी संज्ञा उपवाक्य यहां पर सही है। इसको थोड़ा डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक सातवें का आंसर देख लेते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे में कौन सा वाक्य का प्रकार है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर संज्ञा उपवाक्य। तो 7 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर होगा सी, यानी मिश्र वाक्य। और क्यों है? देखिए दोस्तों, इन्हें यहां पर जो सूचक शब्द हैं इन्हें हमेशा याद कीजिएगा। एक प्रश्न आपको यहां पे बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सरल संयुक्त से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो जैसे वैसे, जैसा वैसा, कि, जो, सो, जहां, वहां, जब, तब, यदि, अगर ऐसे शब्द आपको कहीं पर दिखाई दे तो समझ जाना कि ये क्या होंगे, ये मिश्र वाक्य होंगे। और यहीं पर अगर आपको और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, या, अथवा ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि यह संयुक्त वाक्य है। एक एग्जांपल संयुक्त वाक्य का पटवारी के एग्जाम में आया था कि सूर्य हुआ और कुआसा छटने लगी, कुछ ऐसा था। तो और बीच में आया था ना, योजक शब्द था, तो समझ जाते आराम से कि यह क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखें
देखिए दोस्तों, यहां पर डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। केवल आप यहां पर देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचानने के नियम। कहीं पर ध्यान रखिएगा, अगर कि उन्होंने बताया कि सल्ला ने शादी कर ली, पिताजी ने कहा कि कल डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे शब्द आपको दिखे तो समझ जाना कि ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा है यहां पर है विशेषण उपवाक्य। जहां पर आपको जो दिखे या फिर जिसे, जिसको, जिसने, ऐसे शब्द अगर आपको दिखे तो समझिएगा कि यहां पर क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हारा काम कर सकता है। शेखर एक साइकिल आया है जो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ये होंगे विशेषण उपवाक्य के नियम। तीसरा है, अगर आपको दिखे जब, जहां, जैसे, कुछ ऐसे शब्द दिखे जब, जहां, जैसे, तो क्रिया विशेषण का होगा। देखिए, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि स्थान का, समय का, रीति का, शर्त का पता होता है। स्थान का पता चलेगा कि वो, देखिए समय की बात करेंगे जब, वहां पर वो बड़ा हुआ जब, तब, तो ऐसे शब्द समझ जाना कि यहां पर क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जब आप लौटे तो मुझे फोन कर लेना, तो समझ जाएगा दोस्तों। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इन्हें याद कीजिएगा और भी एग्जाम्पल अपनी किताब में दिखेगा, तब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक लास्ट वाला यहां पर देखिए, ये वाला कंफ्यूज करता है। शीला इतनी कमजोर हो गई है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। अब यहां पर संज्ञा उपवाक्य पे मत चले जाना, क्योंकि इस की का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ये एक विशेषता के क्रम में हुआ है, तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ये एग्जाम्पल में आ चुका है कि राम इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, यूकेएसएससी का प्रश्न है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें ऑप्शन के अनुसार आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और यहां पर पूछा गया है, नल दमयंती रचना किसकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, सूरदास जी यहां पर है। और देखिए दोस्तों, सूरदास जी को एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ देखेगा, कंप्लीट वीडियो देखेगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय देखिए, 1478 में इनका जन्म होता है, 1583 पारसोली में इनका निधन होता है, रुनकता में जन्म होता है, आगरा के पास सिही नामक स्थान पर। पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ब्रज भाषा का वाल्मीकि ने कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज ने कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट ने कहा जाता है, और अष्टछाप कवि में से प्रमुख कवि थे ये। सूर सागर, शायद यही सूर सागर, हाँ ये पूछा था इस बार एग्जाम में। देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी, यही एग्जाम में आपको पूछा था इस बार। तो देखिए दोस्तों, साहित्यकार हमने आपको कंप्लीट करवाए हैं, रिवाइज कीजिएगा। साहित्य लेरी, नल दमयंती, दशम स्कंद टीका, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहां पर होता है। देखिए, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहां पर होता है, बोलते हैं ना, जैसे कि हमने कभी पत्र लिखना होता है तो हमने क्या लिखता है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जो भी है कि मैं बीमार हूं, तो विषय कहां पर लिखा जाता है, यहां पर आपको सरकारी पत्र में बताना है ये। तो संबोधन के बाद, संबोधन से पूर्व, पत्रांक व दिनांक के बाद, या स्वनिर्देश से पूर्व। तो राइट आंसर क्वेश्चन 9 का है वो है ऑप्शन नंबर यहां पे बी, संबोधन से पूर्व। यहां पर देखिए दोस्तों, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर यहां पर जो सरकारी पत्र का एक प्रारूप बना रखा है, पत्र संख्या, प्रेषक का कार्यालय का नाम वगैरह, प्रेषक और कार्यालय का नाम, फिर दिनांक आ जाती है, डेट वगैरह, फिर यहां पर जो प्रेषक है इसका यहां पर क्या आता है, बाएं ओर का नाम आता है। सबसे पहले प्रेषक का कार्यालय का नाम, फिर डेट, फिर प्रेषक का नाम। अब यहां पर देखिए, उसके बाद लिखा जाता है प्रेषक, संबोधन उसके बाद, और यहां पर देखिए उसके बाद जो मुख्य विषय होता है, मतलब जो हमारा लिखने का जो मेन कारण होता है वो लिखते हैं। लास्ट में स्वनिर्देश, जैसे भौदिया लिखते हैं यहां पे सरकारी पत्र में, और सबसे नीचे हस्ताक्षर और अधिकारी का नाम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, संबोधन से पूर्व विषय का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा ये। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, पूछा गया है स्वनिर्देश के लिए भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। अब आप यहां पे स्वनिर्देश समझ चुके हैं कि स्वनिर्देश का मतलब जो यहां पर प्रयोग होता है लास्ट से थोड़ा पहले, स्वनिर्देश यानी जैसे भौदिया, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका शिष्य, है ना, आपका शुभेच्छु, कुछ ऐसे शब्द। तो स्वनिर्देश के लिए भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है किस पत्र में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अर्धशासकीय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और पूछा गया है यहां पर, सही सुमेलित नहीं है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, देखिए जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश लिख देना यहां पे, आगमशत पति का, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवाभिसारिका, और जिसका पति परदेश चला गया हो पर्वत से पति का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं या प्रेषित पतिका कहते हैं, ना कि पर्वत से पतिका। पर्वत से पतिका क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने को हो, गया नहीं है, जाने को हो, उसे कहते हैं पर्वत से पतिका। तो ये आपके सामने कुछ है जो कंफ्यूजिंग करते हैं। अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13। देखिए कंप्लीट 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब्ज यहां पर कुछ है सही सुमेलित नहीं है। अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब वर्ष, अंबुज का मतलब कमल, अंबुद का मतलब बादल, अवली का मतलब पंक्ति, आविल का मतलब गंदा, तरिणी का मतलब सूर्य और तरिणी का मतलब नाव। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको देखना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है, क्योंकि ये उल्टे हो गए हैं। देखिए तरिणी, तरिणी जो तर देती है, तो तर कौन देती है? नाव तरती है। तो यहां पर ये ध्यान रखेगा, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। तरिणी, तरिणी का मतलब होगा यहां पर नाव, और तरिणी की बात करें जो अगर छोटी यानी ऋण की बात करें तो समझ जाना यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सूर्य। बस यही कंफ्यूज होता है। उदक पर्यायवाची किसका है? क्वेश्चन नंबर 13। उदक, उदक जो पर्यायवाची है ये है जल का, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, जल के पर्यायवाची नीर, तोय, अंबु, पानी, वारी और पय। नीर, तोय, अंबु, पानी, वारी और पय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर है 14, 15 और 16। बघेली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? बघेली, बघेली का जो उत्पन्न हुई है कहां से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है और सही आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, बघेली का जो उत्पन्न हुआ है ना, ये हुआ है ऑप्शन नंबर यहां पर जो है सी, अर्धमागधी। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए आपके लिए एक बार जल्दी रिवाइज कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अर्धमागधी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मागधी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। सोरसेनी के अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी, जिसमें गुजराती, पहाड़ी और सभी जो 5 उपभौली है वह भी आ जाती है। तो इन्हें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संस्कृत यहां पर होगा, क्योंकि पहले संस्कृत, फिर यहां पर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर यहां पर अवहट आती है, फिर हिंदी आती है, पुरानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 71वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ जिसमें कोंकणी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 16। तो 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और ये आपके सामने है। सबसे पहले 21वां, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है 1967 में, फिर 71वां 92 में होता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी जाती है, और फिर 92वां होता है 2003 में बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 18, 19। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कारकों की जो संख्या है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 है। कितनी है? 8 है। कर्ता कारक देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनकी विभक्तियां भी याद कीजिएगा, यही से प्रश्न बनते हैं। शुद्ध क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है 18 का। चाहर दीवारी, अंत्याक्षरी, जिजीविषा और अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, यानी जिजीविषा। देखिए जिजीविषा में जिजीविषा, जी पहले छोटी जी, फिर बड़ी जी, जी विषा, तो जी विषा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कन्नौजी बोली जाती है कहां पर? कन्नौजी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी के, बिहारी के, राजस्थानी के। तो कन्नौजी आते हैं तो यह आता है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। यह हमने आपको पहले रिवाइज कराया है। पश्चिमी के अंतर्गत आते हैं खड़ी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, और बिहारी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 20 और यह है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रचयिता प्रेम वाटिका के, तो प्रेम वाटिका किसने लिखी है ये आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास,
रश खान या फिर शेखर जोशी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 का प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है, यानी अगर 20 की बात करते हैं तो ये होगा ऑप्शन सी, यानी रश खान यहां पे सही होगा। और रश खान के बारे में भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, रश खान की बात करते हैं तो अमरोहा में 1548 में इनका जन्म होता है। और देखिए, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम खान। मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम खान। गुरु थे विठलनाथ जी। प्रेम वाटिका सुजान रश खान इनकी रचना है। और प्रमुख कृष्ण भक्त कवि ये रहे हैं, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। बाकी दोस्तों, यहीं पर बात करें सूरदास जी की, अभी आपको रिवाइज करवाया था, एक बार दोबारा से पढ़ाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, दसम स्कंद टीका, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, ये इनकी रचना है। वल्लभाचार्य इनके गुरु होते हैं। रामदास जी इनके पिता होते हैं। 1478 में इनका जन्म होता है रेणुका क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 21, 22 और 23। देखिए दोस्तों, अब उत्तराखंड के हैं 40 क्वेश्चन। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्य की रैंक पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में कौन सी थी? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, यानी दूसरा है। हम आपको डिस्कस करा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 22 है, 36वें राष्ट्रीय गेम गुजरात में राज्य ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? 36वां राष्ट्रीय गेम जो गुजरात में हुआ है, उत्तराखंड ने यहां पे कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर स्वर्ण पदक की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए होगा, 1 जीता है। इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखिएगा, टोटल यहां पे 26वीं रैंक थी भारत की, राज्य की। 8 यहां पे रजत और 9 यहां पर कांस्य, टोटल यहां पे हो गए 18 पदक। अलकनंदा व गरुड़ गंगा का संगम है, 23वां क्वेश्चन है, अलकनंदा व गरुड़ गंगा का संगम है। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर है ऑप्शन नंबर यहां पर है बी होगा, यानी पैनखंडा चमोली में होगा। यहीं पर ऐसा पूछा जाए अलकनंदा और कल्प गंगा का, तो ये हैलंग में है, त्रिपणी चमोली क्षेत्र में। गमशाली नीति की बात करें तो धौली गंगा और गणेश गंगा का है। और सूर्य प्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलतरंगिणी नदी का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 24, 25 और 26। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो मत्स्य नीति है राज्य की, सबसे पहले इसकी घोषणा कब की जाती है? 20 में, 2001 में, 2 में या फिर 8 में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2002 में। ध्यान रखिएगा, देश में यह प्रथम होता है, प्रथम राज्य है जो ऐसी नीति लागू करता है। शारदा नहर का निर्माण कराया गया था, तो शारदा नहर का जो निर्माण है वह कराया जाता है ऑप्शन डी, यानी 1928 में। और नंदा घुंगटी चमोली पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर, जी हां, ये है ऑप्शन बी, यानी 6309 इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर 27, 28 और 29। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 27, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर में है, इसकी स्थापना होती है 1980 में, यानी ऑप्शन ए होगा, मार्च 1980। राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र ये कहां पर है? राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां, ये भी नैनीताल में आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य 2022 में महाराष्ट्र है, देखिए काफी चर्चा में रहा था, यह भी ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब से होती है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की बात करते हैं तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अगस्त 2021 को। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जब यहां पे करंट अफेयर के समय आया था, उस समय आपको करवाया था। देखिए, 3000 रुपए भरण पोषण दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण है। 21 वर्ष होने तक बच्चों का भरण पोषण किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने कर दी थी? ये की थी यहां पर तीरथ सिंह रावत जी ने, और जिनका कार्यकाल 116 दिन है, जो एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 30, पूछा गया है 5 सितंबर 2022 को राज्यपाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार प्रदान किया है? 30 का राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए ए बी, सॉरी गलत हो गया है, ए बी सी और डी, ये इसका क्रम है, ए बी सी डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी 39 है।
देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज है। अगर आप इस पेपर को देखोगे ना, न्यूज़पेपर में ये अलग अलग डाटा दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न पे काफी कंफ्यूजन हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट, जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल की वेबसाइट है, उनका ये गजट है, वहां से ये लिया गया है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि वर्ष 2018 के लिए 19 शिक्षकों और 2021 में 20 शिक्षक शिक्षिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 शिक्षकों को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। तो टोटल यहां पे 39 को दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। बस यहां पर इस फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31, 32, 33। बद्रीनाथ पांडे जी किस वर्ष लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ये है 1955 में, अक्टूबर 1955 के आसपास होते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का स्थापना। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब होता है, जरा बताइएगा। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के गठन की बात करते हैं तो यह होता है ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1970 में। किस तिथि को उत्तरांचल नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा 1 जनवरी 2007। यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर है 34, 35। पूछा गया है कि प्रमुख पर्वत है, उनकी ऊंचाई सुमेलित नहीं है। बंदरपूंछ 6320, गंगोत्री 6672, केदारनाथ 6968, चौखंबा की बात करें तो 7140। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी चौखंबा 7140 नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चौखंबा की बात करते हैं तो 7138 है, ना कि 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर 7140 से बद्रीनाथ की है। 35 की बात करते हैं। देखिए, नंदा देवी पूर्वी, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूकेपीएससी का फेवरेट प्रश्नों में से यह है। नंदा देवी पश्चिमी 7817, नंदा देवी पूर्वी 7434, चौखंबा 7138। प्रमुख नदी व उनकी लंबाई सुमेलित नहीं है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर यह है ऑप्शन नंबर यहां पर डी है, यानी भागीरथी नदी। यह गलत है। काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, और इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे भागीरथी नदी आती है, जिसकी लंबाई 205 है। फिर अलकनंदा यहां पर आप देखोगे, जिसकी 195 है। फिर यहां पर कुछ और नदियां हैं यहां पर, जैसे यहां पर आप देखोगे कोसी 168 किलोमीटर है, रामगंगा पश्चिमी का 155 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 36, 37, 38। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत डिफेंस तकनीकी लैब का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा, यानी वीर माधव सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है। यह देहरादून में आपको मिलने वाला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड का देहरादून नगर निगम की रैंक कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 69, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर है 37, 38। हरिप्रसाद टमटाजी द्वारा समता समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, हरिप्रसाद टमटाजी द्वारा समता समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर है, देखिए बी है। स्वाधीन प्रजा आपको पूछा जाए तो 1930 में मोहन जोशी जी द्वारा, विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा। और यहीं पर बात करें जागृत जनता पीतांबर पांडे हल्द्वानी से 1939 में, और 1929 में गर्दे समाचार पत्र कोटद्वार से कृपाराम मिश्र द्वारा। और यहीं पर 1939 में कर्मभूमि का भी प्रकाशन होता है लेसडॉन से भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन जी के द्वारा। काकरी घाट संगम है, किस नदियों पे संगम पर बताइएगा? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सरयू और पनार। देवरिया ताल कहां पर स्थित है? देवरिया ताल आपको मिलेगा यहां पे रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी यहां पर यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर है 40, 41 और 42। देखिए पूछा गया है किस चंद्र शासक के काल में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, जगत चंद यहां पर सही है। वाल्टन द्वारा रचित देहरादून गजेटर का प्रकाशन हुआ था। तो वाल्टन द्वारा रचित जो देहरादून गजेटर का प्रकाशन होता है, यह होता है, देखिए दोस्तों यहां पर बी होगा, 1911 सही है। 1910 में जो पौड़ी जो यहां पर गजेटर है, गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर, उसका प्रकाशन होता है। देहरादून गजेटर का प्रकाशन 1911 में होता है। वह कमिश्नर जिसे उसकी अयोग्यता के कारण पद से हटा दिया गया था, तो वह कौन था? इसका नाम था गोबान, ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। गोला रणदीप, अल्मोड़ा थाने की स्थापना और दास प्रथा, बाल प्रथा आदि पर इसी ने ही रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45।
राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से यूथ क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है? तो यह है राइट आंसर, ऑप्शन बी 1903 में है। 44 की बात करते हैं। देखिए ये है पैरालंपिक खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में रुद्रपुर के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता था। तो यह बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहां पे सी मिलेगा, पैरा बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं। काशीपुर से आपको, रुद्रपुर के आपको ये खिलाड़ी मिलने वाले हैं, उधम सिंह नगर से संबंधित है। 45 की बात करें कि अप्रैल 2021 में चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? अप्रैल 2021 में किसे चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है 45 का ऑप्शन बी, यानी स्वामी चिदानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा 46 47। देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना, शुद्ध साहित्य समिति, प्रेम सभा, बाल सभा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी 1930। यहां पे गलत होगा, ये 1935 होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ही गलत होगा। श्रीनगर साहित्य सम्मेलन 5 मई 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह करते हैं ऑप्शन यहां पर बी, यानी प्रताप सिंह करते हैं। और ध्यान रखिएगा मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी। गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना 1939 के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी जी होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उमानंद बरतवाल जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर है 48 49 50। देखिए पूछा गया है कि स्वामी सत्यदेव परिमार्जक किस वर्ष अमेरिका से अल्मोड़ा आकर राष्ट्रीय चेतना हेतु शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? तो देखिए यहां पर प्रश्न है, स्वामी सत्यदेव परिमार्जक किस वर्ष अमेरिका से अल्मोड़ा आकर राष्ट्रीय चेतना हेतु शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? तो यह करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1913 में। भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भी 1980 में। राज्य खनन नीति कब लागू होती है? राज्य की खनन नीति। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, यानी 4 अप्रैल 2001 को। राज्य खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर 51-52। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। और यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जी हां ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी शीतल राज यहां पर सही है। टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है सुदर्शन शाह, यानी बी ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर है 53-54। पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार कहां पर पाया जाता है, कहां से कहां तक? और रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी। और रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है 1902 में। और ये वाला दोनों अच्छे प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे 54-55, यहां पर है 55-56 कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना। देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, 1902, 1904। तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 सितंबर 1902। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन कब किया जाता है? तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का जो औपचारिक उद्घाटन होता है यह होता है 2021 में। और ऑप्शन जो सी है, यानी जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर है 57-58। 1932 में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित होते हैं? 1932 में जो आयोजित जो कुमाऊं युवक सम्मेलन होता है इसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित होते हैं? तो 57 का सही आंसर है, जी हाँ ये है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र सिंह नयाल। और कुमाऊं, देखो कुमाऊं के इतिहास, यहां पर कुछ इनकी एक पुस्तक है कि कुमाऊं भारत के इतिहास में कुमाऊं का कुछ योगदान नाम से कुछ उनकी एक किताब है, नाम पूरा मैं कंप्लीट भूल रहा हूं, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कुमाऊं का योगदान भारतीय स्वतंत्रता में कुछ इस टाइप से वो पुस्तक। राज्य में प्रथम इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है। देखिए दोस्तों ये पहला समिट था और काफी चर्चा में रहा था, और इसलिए यह प्रश्न कम से कम 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो प्रथम इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है। एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। और राइट आंसर है इसका 2018, 7-8 अक्टूबर 2018 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 59 और 60, उत्तराखंड के लास्ट क्वेश्चन है। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है और चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है?
तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है, देखिए दोस्तों ये है बी, 936 यहां पे सही है। यहीं पर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की तो 890 है। राज्य की बात करते हैं तो 963 है, और एसटी अगर आपको पूछा जाए तो 963 है, और यहीं पर 962 आपको पूछा जाए तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है बाकी सभी, और 962 की बात करते हैं तो 2001 की जनगणना के अनुसार था। चौबट्टी राष्ट्रीय उद्यान 1869 यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। प्रथम सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो होते हैं 1914 तक वन विभाग के अंतर्गत, जिसे 1914 में कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दोस्तों, राजकीय चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में होती है। बस केवल इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब है यहां पर जीएस के और रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले है 61वां क्वेश्चन है, पूछा गया है यहां पर, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जी हां, सी यहां पे सही होगा, रोज मिलियन बेथू यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष 1926 के किस आयोग की अनुशंसा पर की जाती है? तो राइट आंसर है 62 का। तो जी हां दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी यानी ली आयोग, यहां पे ध्यान रखिएगा। ये सभी यहां पर सही है। देखिए काफी अच्छा ऑप्शन है यहां पर भी। जैसे वाई के अलग की बात करते हैं तो ये गरीबी से संदर्भ में था। विजय केलकर की बात करते हैं तो जीएसटी से संदर्भ में था। 63-64 की बात करते हैं और 65 की बात करते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का हाल ही में निधन हुआ था, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन नंबर 63 का, और 63 का सही आंसर हम अगर देखें तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहां पर होगा सी होगा, यानी यूएई यहां पर सही होगा। हाल ही में जेम्स ड्रिल वेल्स रिम्बाई इनका निधन हुआ है, तो वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 64 की बात करते हैं तो 64 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर बी है, मेघालय के हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 65 है कि इंटर ग्लोब द्वारा किसे इंडिगो बोर्ड का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? 3, 4, 5 बताइएगा यहां पे। पीटर एल्बर्ट, वेंकटमणि सुमंत्रक, विजय शांपला या फर्डिनेंड बोंगबोंग? 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे बी यानी वेंकटमणि सुमंत्रक। यहीं पर पीटर एल्बर्ट की बात करते हैं तो ये सीईओ है इंडिगो बोर्ड के। विजय सांपला की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, और फर्डिनेंड बोंगबोंग की बात करते हैं तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मोर का वैज्ञानिक नाम? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर, जी हां, ये ऑप्शन नंबर ए है यानी पावोक स्टेशस से। फाइनस बेंजामिन की बात करते हैं तो ये बरगद का है, और नीलंबो नूशीफेरा की बात करते हैं तो कमल का है। पैंथरा टाइग्रस ये हमारे बाघ का है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? 67वां क्वेश्चन है। कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कोरोमंडल। मालाबार की बात करते हैं तो ये केरल का तट है। कोंकण की बात करते हैं तो गुजरात जो यहाँ पे गोवा वाला तट है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? ये है ऑप्शन नंबर यहां पर, यहां दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में है, गुजरात के एक क्षेत्र में आपको ये मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपको पहले ही दिख गया है और जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। धान की खेती बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तो ये नील हरित शैवाल है। फिर 69 और 70 की बात करते हैं। कोपेन ने 1918 ईस्वी में जलवायु को कितने वर्गों में बांटा था? 5, 6, 7 या फिर 9? क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 के सही आंसर की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर ए 5 है। मसाई जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहां पर? तो यह करती है ऑप्शन नंबर यहां पर जो ए है यानी केन्या में निवास करती है। देखिए दोस्तों, अगर मावोरी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में है। कालाहारी में बात करते हैं तो बुशमैन में है, और वेदा की बात करें तो श्रीलंका में निवास करती है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे यहां पे 72, 73। देखिए 72वां क्वेश्चन है, पूछा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 90 सिर व 224 पैर हैं तो बकरियों की संख्या यहां पर कितनी होगी? ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 72 का। सही आंसर देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, सोल्व कीजिए, यहां पे थोड़ा समय लीजिए और सोल्व कीजिए। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, तब तक सोल्व कीजिए जब हम यहां पे सोल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं मुर्गी की बात करते हैं।
मुर्गी की बात करते हैं तो इसे x मान लेते हैं, और बकरी की बात करते हैं तो इसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे पूछा है कि कुल 90 सिर है, यानी टोटल यहां पे जो होंगे दोनों मिलाकर वो 90 होंगे, क्योंकि सिर तो सबका एक होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। अब देखिए, हमें मालूम है मुर्गी की बात करते हैं तो पैरों की बात यहां पे आ रखी है, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, और बकरी की बात करें तो 4 पैर होते हैं। तो यहीं पर दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x, यानी बकरी मुर्गी के 2 पैर हो गया, और 2y, देखिए पैर की बात करते हैं तो ये 2y हो गया, 4y हो गया है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, दोनों को पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। अब देखिए दोस्तों, 2 इक्वेशन हमारे सामने यहां पे बन गई है, इसी को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरा मैथ्स का होना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू बराबर 90 है, और ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू बराबर 224। अब हमें इसे माइनस करना होता है, तो हमें इस कंडीशन में क्या होना पड़ता है कि किसी एक नंबर को बराबर करना पड़ता है। तो देखिए, बराबर करने के लिए अगर हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y 2x और 9 दूना यानी 180, 200 मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां पर ये हो गया है 2x 2y इज इक्वल टू 180, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन को बराबर करने के लिए, सेम नंबर हो गया है। अब इसे माइनस कर दीजिए, इससे ये कटा है तो यहां से आप देखोगे ये बचेगा 2y, और 224 में से 100 यहां पर 80 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, और यहीं पर बात करें यानी यहां पर आएगा 4, और यहीं पर बात करें तो ये आएगा बस 44, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए y की बात करें तो 44/2 यानी 2 दूना 4 2, तो y बराबर 22। तो देखिए y बराबर 22 का मतलब यहां पर ये आया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यानी यहां पर जो बकरियों की संख्या है वो कितनी है, यहां पर है 22। अगर आपको यहां पे मुर्गों की संख्या पूछ लेता तो यहां पर आप इसे सोल्व कर देते, x प्लस 22 y की जगह में 22 रख लेते, और यहां पर 90 है तो x बराबर कितना हो जाता, 90 माइनस 22, और यहां से जितना भी आता है वो मुर्गियों की संख्या यहां पर आ जाती है। लेते हैं, यहां पर है 5.5 और 6.5 के बीच में 70 डिग्री का कोण कितने समय पर बनेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो समय आपको निकालना पड़ता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू बराबर 2/11, ये होता है t1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस यहां पर थीटा, यानी जो कोण है डिग्री वाला। इस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद आपका यहां पर जो आंसर है वो मिल जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर इक्वेशन 2 तरीके से सोल्व होती है। प्लस माइनस यहां पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि आपको या तो प्लस से आंसर आएगा या फिर माइनस से आंसर आएगा। पहले प्लस ट्राई कीजिएगा, अगर आंसर मिल जाएगा, मैच कर जाएगा तो वह सही होगा, और नहीं होगा अगर प्लस में अगर मैच नहीं करेगा तब माइनस वाले सेक्शन पे चले जाना। फिलहाल हम यहां पे प्लस से करते हैं। तो टाइम निकालना है तो 2/11 हमने ये लिखा, t1 आप यहां पे देखिए, t1 यानी जो शुरुआत का समय है यानी 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस यहां पर जो कोण है वो 70 डिग्री का है। आप यहां पर देख रहे हैं कोण कितने हैं, 70 डिग्री का है। अब इसे सोल्व कीजिए जरा, 2/11 5 3 15 यानी 150 प्लस 70, और इसे सोल्व कीजिएगा मतलब हो गया 2/11 और 70 प्लस 150 मतलब कितना हो गया, यहां पर हो गया है, यहां पर जरा यहां पर देखिए, यहां पर कितना हो गया है 220। अब इसे सोल्व कीजिए, 2/11 मल्टीप्लाई 220 बराबर हो गया है 440/11। अब इसे सोल्व करने के बाद आपका जो समय आएगा यहां पर देखिए, इसे सोल्व करोगे माइनस डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा 40। कितना आएगा, 40। तो ये 40 मिनट आया। अब यही आपका आंसर है। देखिए 40 की बात करते हैं तो यहां पर ये 40 मिनट आ गया ना, तो आगे का आपका जो समय है उसी को लगाना है 5, और उसके बाद जो मिनट आया है उसे आपको लगाना है 40। तो 5:40 से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहां पर सही है। अगर आपका यहां पर ऑप्शन मैच नहीं करता तो आप माइनस से देख लेते, और माइनस के बाद अगर मैच कर जाता है ऑप्शन तो आपका सही होता। तो फिलहाल 73 ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर है 75, 76, 77। हाल ही में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यह है ऑप्शन ए यानी सिप्ला लिमिटेड को,
और यहीं पर बात करें, जो ग्लेनमार्क है इसे इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का चुना गया है। और जाइडस की बात करते हैं तो इंडियन फार्मा सीएसआर ऑफ द ईयर इसे अवार्ड दिया गया है। थॉमस कप के हाल ही में विजेता कौन रहे हैं? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर दक्षिण कोरिया? थॉमस कप, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को इन्होंने हराया है और थाईलैंड में यह आयोजन हुआ था। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो इन्होंने उबेर कप जीता है। ध्यान रखिएगा, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 मई को मनाया जाता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 78 और यहां पे 79। देखिए दोनों दो क्वेश्चन है, यहां पे 78 79, दोनों का आंसर दीजिएगा। फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और वह पहले 45 डिग्री की दिशा में और फिर 90 डिग्री की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब बताइए कि वह अंत में किस दिशा में घूमने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा समय ले सकते हो जिन्हें नहीं मालूम होगा। लेकिन सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, एक बना दीजिए क्लॉकवाइज और एक बना दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहां पे पूछा है कि वह पहले 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब 45, ठीक है, फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी यहां पर हो गया 90 डिग्री, ये हो गया है। अब देखिए यहां पर बोला है कि फिर अंत में वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, 135 का मतलब क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखिए टोटल कीजिए जरा, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180, 180 ये हो गया है और ये हो गया है 90। अब देखिए 90 यहां पे हो गया है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आया है? दोनों का डिफरेंस आया है आपका यहां पर 90। कितना आया है? 90। बड़ा कौन सा साइड है? क्लॉकवाइज। देखिए 180 बड़ा है ना 90 से, तो आपको क्या घुमाना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखिए यहां पर, अब इसे इक्वेशन को सोल्व कीजिए। यहां पर बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर उसने मुख किया है, उत्तर की ओर मुख करा है, तो उत्तर की ओर मुख करा है। अब उसने क्या करना है कि 90 डिग्री आपको घुमा देना है। तो अगर आप इसे 90 डिग्री घुमाओगे तो इसका मुख कहां पर होगा? ये पूर्व की ओर होगा ना, ऑप्शन ए, यानी ए यहां पर सही होगा। समझने की कोशिश करना दोस्तों, सरल होते हैं। 79 की बात कीजिएगा, त्रिभुज का संख्या क्या है? त्रिभुजों की संख्या आपको इस फिगर में पता करनी है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, आपको कई बार बता रखा है पहले भी, कि कभी भी त्रिभुज को अगर बीच से काट दे तो उसकी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 3, 1 2 3। अगर यहीं पर ऐसा होता, अब यहां पर कितनी बनती? तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 और 8 9 और 1 10, तो यहां पर 10 बनती। तो फिलहाल ऐसा फैक्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीच से यहां पर काट देते हैं तो उससे एक ज्यादा बनेगी, 1 2 और कंप्लीट 3। तो अब यहां पर सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, 3 यहां पर बनेंगे, 3 यहां पर बनेंगे, इससे 3 यहां पर बनेंगे, 3 6 9, 9 त्रिभुज आपको यहां पर बनने दिखाई देंगे, है ना। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4, 4 त्रिभुज आपको और भी दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए एक कंप्लीट ये भार वाला, अब एक और कंप्लीट, ये कंप्लीट पूरा भार वाला। अब इन्हें काउंट कीजिएगा जरा, 3 6 3 3 9, 3 6 12 और 1 13 14 और 15, यानी ऑप्शन जो बी होगा ये इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय में कक्षों की चैम्बर कितने होते हैं मानव हृदय में? और आपके लिए एक प्रश्न दूंगा, जो मछली होता है, मछली के चैम्बर कितने होते हैं यह भी बताएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत पहले का है। मानव हृदय में चैम्बर की संख्या होती है 4, बाया अलिंद बाया नीले, दाया नीले दाया अलिंद, कुछ ऐसा था ना। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 82, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, आंसर दीजिएगा 82 का। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा है। महावीर स्वामी जी के संदर्भ में गलत कथन का चयन आपको करना है। 540 बीसी कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। निर्वाण पावापुरी में 468 बीसी में होता है। 23वें ये तीर्थंकर थे और अंतिम जैन तीर्थंकर भी यही थे। कौन सा गलत कथन है? तो जी हां, ये 24वें थे, ना कि 23वें।
क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? बरहुत, एरण, पुष्पगुप्त या नालंदा? तो 84 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी एरण अभिलेख में है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए, कभी वचन सुधा की बात करते हैं तो ये काफी है, 1867 में हुआ था। और इंडियन मिरर, हिंदू पेट्रियाट, उदंत मार्टन, ये तीनों चारों जो यहां पर है ना समाचार पत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ के जाएगा। देखिए, हिंदू पेट्रियाट दोस्तों यहां पर सही है, ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। और एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का पहला एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब होती है ये देखनी है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी 1602 इसका सही आंसर है। 87, 88 और 90 भारत में सर्वप्रथम आय कर लागू किया गया था कब? भारत में सर्वप्रथम आय कर कब लागू किया गया था? तो ये होता है ऑप्शन नंबर जो ए आप देख रहे हैं यानी 1860 यहां पे सही है। और ये होता है 24 जुलाई 1860 को। और 24 जुलाई को ही भारत में इनकम टैक्स डे हम इसलिए ही मनाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से कब होती है? तो ये होती है 1800 यहां पे 96, ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। और 1894 में ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है? डूरंड, बीसी रॉय, संतोष या फिर आगा खां? तो जी हां, ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, आगा खां। ये हॉकी से संदर्भ में है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर यहां पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए यानी रमा देवी यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, रंजना कुमार की बात करते हैं तो नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, भानु अथैया प्रथम ऑस्कर विजेता महिला यहां से। और जयंती पटनायक की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 51, 52 और 53 एक पंक्ति में राहुल का स्थान 15वां, प्रारंभ से 15वां व अंतिम से 11वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? ये सरल और बेसिक वाला प्रश्न आपको दिया है, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको निकालना है, टोटल निकालने पड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको निकालना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल निकालना है तो यहां पर आपको देखा है लेफ्ट, यानी अगर बात करें लेफ्ट से यानी ऊपर से बाएं से 15वां स्थान है, राइट से यानी दाएं से बात करते हैं तो कितना है? 11वां स्थान है। और माइनस 1, तो माइनस 1 करोगे तो आपको निकल जाएगा, यानी यहां पर ऐसे सोल्व करोगे, 11 में से 1 गया 10, 15 प्लस 10 की बात करें 25, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। असंगत को छांटिए जरा, 92 की बात करते हैं, असंगत को छांटिए। 125, 515, 13, 31, 17, 28, इसका सोल्व कीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। पंजाब यात्रा के दौरान यात्रा में हुई चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, देखिए 93 की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है वो है यानी इंदिरा नूई। और इसका आंसर दोस्तों 1728 है। अगर आपको आगे समझ में नहीं आया है तो देखिए यहां पर क्या ट्रिक लगी है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि 125, 5 2 7 और 1 8, 512, 5 और 1 6 और 2 8, 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, इन सभी को काउंट किया है 8, 7 और 1 8, 2 10 और 8 18, तो ये गलत है। तो यहां पर ये ट्रिक लगी है। देखिए दोस्तों, इन सभी का जो जोड़ है वो यहां पर 8 8 8 का है, जबकि 1728 का नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो एक रूल आता है वो वाला भी, यहां पर क्यूब वाला, वहां से भी आप इससे थोड़ा अलग कर सकते हो। अगर वो मैच नहीं करेगा तो यहां से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है, 1728। क्वेश्चन नंबर 94, 95 अशोक मेहता समिति का गठन और कृषि पशुपालन सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 94, 95 का सही आंसर मिलने वाला है। तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 48 में है। और ध्यान रखिएगा 44 में समान नागरिकता, महिला प्रसूति सहायता 42 में है, और कृषि पशुपालन सुधार 48 में है, पंचायती राज से संबंधित जो बातें हैं वो 40 में है। अशोक मेहता समिति ये इसमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जो 5-6 समितियां होती है आपको कई बार रिवाइज भी करा चुके हैं, यहां से काफी बार प्रश्न बनते हैं। तो अशोक मेहता है 1977 में होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। एलएम सिंघवी ध्यान रखिएगा ये 1986 में है। जीवी के राव 1985 में है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 96, 97
मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है जो वह है बी, यानी 16 अगस्त 1946 को। सीमा सड़क संगठन जो BRO है उसका गठन कब होता है? तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है मई 1960, यानी ऑप्शन ए सही होगा। मिताक्षरा इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित विश्वानंद, विज्ञानेश्वर, शूद्रक या फिर जगनिक? तो 98 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। शूद्रक की बात करते हैं तो मृक्ष कटिकम नाटक है इनका, और जगनिक की बात करते हैं तो परमाल रासो काफी चर्चा में है। 99 और 100 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में गलत कथन का चयन आपको करना है। स्थापना 1946 में द हेग नीदरलैंड में। कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में इनके 5 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसका है फ्रेंच व जर्मनी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसे यहां पर चेंज कर दीजिए। सी की बात करें यहां पे 5 की जगह में यहां पर 3 कर लीजिए, ठीक है 3। अब दीजिए जरा आंसर। 99 की बात करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके 3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मनी है। अब बताएगा कौन सा यहां पे गलत है। तो जी हां, इसका आंसर डी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच ही केवल यहां पर है, बाकी यही है, बाकी और जर्मनी यहां पर नहीं है। विश्व पर्यटन संगठन 1925 का मुख्यालय, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है ये आपको बताना है। तो 100 का लास्ट आंसर है और राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मैड्रिड में है। और ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इन 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहां पे सही हुए 100 में से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से जो पेपर था 100 नंबर का फॉरेस्ट गार्ड के लिए कितने आपके यहां पर एक्यूरेट हुए हैं। कितने क्वेश्चन आप स्किप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कितने क्वेश्चन आपको सही आते थे वो जरूर बताइएगा। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। तो धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।